जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज में आपका स्वागत है। दर्शकों, कुछ अंतराल के बाद मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूं। इस बीच एनडीटीवी के लिए मैं चुनावी कवरेज पर था, महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में घूम रहा था, इसलिए आपके लिए समय नहीं निकाल पाया। लेकिन अब जब वापस लौटा हूं तो आपके लिए काफी सारी जानकारी लेकर लौटा हूं। चुनाव से जुड़ी कई हलचलें कवर की और बहुत सारे अंडरकरंट्स देखे, तो वो सब मैं आपके साथ में साझा करने वाला हूं इस प्लेटफॉर्म पर। और एक बार जब 20 तारीख को चुनाव हो जाएंगे, महाराष्ट्र के सभी चरण कंप्लीट हो जाएंगे, महाराष्ट्र की सभी सीटों पर जब चुनाव हो जाएंगे, तब उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि मेरी नजर में क्या स्थिति होने वाली है महाराष्ट्र की। जो बीजेपी वाला गठबंधन है, महायुति, उसके साथ क्या हो रहा है, उसको कितनी सीटें मिल सकती हैं। जो विपक्षी गठबंधन है, महाविकास आघाड़ी, उसका क्या हाल है। तो ये तमाम बातें जिन जिन इलाकों में मैं गया हूं या फिर जहां नहीं भी गया हूं, वहां के लोगों से जो मेरी बातचीत हुई, वहां के स्थानीय पत्रकारों से, वहां के स्थानीय लोगों से, और जो मैंने अपना रिसर्च किया, उस आधार पर मैं आपको कुछ आंकड़े बताऊंगा कि कौन सा गठबंधन जो है कितनी सीटें हासिल कर रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं कि अब तक जिन सीटों पर चुनाव हुए हैं, वहां पर जो महायुति है, यानी कि जो एनडीए का छोटा स्वरूप महाराष्ट्र में है, बीजेपी वाला गठबंधन, उसके लिए अच्छी खबर नहीं है। कई जगहों पर जो है कांटे की टक्कर हुई है, कुछ सीटों पर हार का भी सामना करना पड़ सकता है, और कुछ एक सीटों पर अगर महायुति के उम्मीदवार जीतते भी हैं तो बहुत ही कम मार्जिन से जीतेंगे। तो ये सारा कुछ ब्यौरा जो है सोमवार के बाद में मैं आपको दूंगा, क्योंकि मुझे नैतिक तौर पर ये ठीक नहीं लगता है कि चुनाव पूरे होने के पहले ही मैं आपको बता दूं कि कौन हार रहा है और कौन जीत रहा है, किसकी हवा चल रही है। फिलहाल हम बात करते हैं नासिक लोकसभा सीट की। हाल ही में मैं नासिक लोकसभा के क्षेत्र से घूमकर लौटा हूं और वहां की स्थिति आपको बताता हूं कि वहां पर क्या चल रहा है। देखिए, नासिक का नाम आते ही आंखों के सामने एक ऐसा शहर आ जाता है जहां पर कई सारे मंदिर हैं, जहां से गोदावरी नदी होकर गुजरती है, जहां पर भगवान राम ने लक्ष्मण और अपनी पत्नी सीता के साथ वनवास के दौरान दिन गुजारे थे। और जो नासिक शहर का नाम है वो भी रामायण की एक घटना के आधार पर ही पड़ा है। बताते हैं कि नासिक में ही लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक कान काटे थे और इसी वजह से इस शहर का नाम नासिक पड़ गया। नासिक का अंगूरों की खेती के लिए भी जाना जाता है। नासिक का प्याज के उत्पादन के लिए, प्याज की खेती के लिए भी जाना जाता है। नासिक में जो प्याज पैदा होते हैं उन्हें देश विदेश में भेजा जाता है। तो कई कारणों से नासिक जो है महत्वपूर्ण रहा है, टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से, तीर्थ यात्रा के लिहाज से, और किसानी के, खेती के लिहाज से भी नासिक लोकसभा क्षेत्र काफी अहमियत रखता है। अब अगर नासिक में चुनावी रण की बात करें तो यहां पर मुकाबला दो शिवसेनाओं के बीच हो रहा है। महाराष्ट्र भर में दोनों शिवसेनाओं के बीच कुल 13 सीटों पर मुकाबला हो रहा है। दोनों शिवसेनाओं से मेरा मतलब है एक एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना, जिसे कि चुनाव आयोग ने असली शिवसेना होने का दर्जा दिया है, और दूसरी है उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना, जिसका आधिकारिक नाम है शिवसेना यूबीटी। तो इन दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवारों के बीच जिन 13 सीटों पर मुकाबला हो रहा है सीधे सीधे, उनमें से एक सीट नासिक की है। नासिक में एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना ने उतारा है हेमंत गोडसे को। हेमंत गोडसे 2014 में भी यहां से सांसद चुने गए थे, 2019 में भी यहां से सांसद चुने गए, और अब तीसरी बार उनको मौका दिया गया है। और दूसरी तरफ उनका सामना हो रहा है शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार राजा भाऊ वाजे से। अब ये जो उम्मीदवारी घोषित हुई हेमंत गोडसे की, उस उम्मीदवारी घोषित होने के पहले महायुति में, यानी कि जो बीजेपी वाला गठबंधन है, उसमें काफी ड्रामा हुआ। दरअसल जब सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा हो रही थी तो उस दौरान इस सीट पर एनसीपी ने, एनसीपी से मेरा मतलब है अजीत पवार वाली एनसीपी ने भी अपना दावा ठोक दिया, क्योंकि वो महायुति अलायंस का सदस्य है। और एनसीपी का कहना था कि यहां से वो छगन भुजबल को उतारना चाहती है। छगन भुजबल पार्टी के एक बड़े नेता हैं, इसी इलाके से आते हैं, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं, पहले भी कई बार मंत्री रह चुके हैं, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और इस लोकसभा क्षेत्र में एक विधानसभा की सीट है येवला, वहां से वो विधायक भी हैं। इस इलाके में उन्होंने काफी काम करवाया है। नासिक के डेवलपमेंट में छगन भुजबल की एक अहम भूमिका रही है।
तो इस लिहाज से एनसीपी का यह कहना था कि उनके उम्मीदवार की यहां पर विनेबिलिटी ज्यादा रहेगी, उनके जीतने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, इसलिए छगन भुजबल को यहां से मौका मिलना चाहिए और ये सीट एनसीपी के पास आनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे इसके लिए तैयार नहीं थे और खास करके हेमंत गोडसे जो कि 2 बार से यहां सांसद चुने गए, वो ये सीट छोड़ने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि यहां पर अपने दोनों कार्यकाल के दौरान उन्होंने जो काम किया उस आधार पर उन्हें जीत मिल सकती है और उन्हें इस बार भी मौका मिलना चाहिए, और वो दबाव बना रहे थे एकनाथ शिंदे पर। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे ने भी फिर जब महायुति की बैठक हुई सीटों के बंटवारे को लेकर, तो वो भी अड़ गए कि नहीं, ये सीट तो हमारे पास ही आनी चाहिए। अब इसकी वजह से मामला बड़ा लंबा खिंच गया, नामांकन की तारीख नजदीक आ रही थी और ऐसे में उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया था राजा भाऊ वाजे के तौर पर, और वाजे ने अपना प्रचार भी शुरू कर दिया था। तो छगन भुजबल जो है वो गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा कि वे इस सीट से चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं है, वे अपना नाम बाहर लेते हैं, वापस लेते हैं, उन्हें नहीं लड़ना है। और ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने लोगों से कहा कि देखिए, इस उम्र के बाद, इतने साल राजनीति में बिताने के बाद में, 50 साल उन्होंने अपने जीवन के राजनीति को दिए, उसके बाद किसी एक सीट के लिए जो है गिड़गिड़ाना या एक सीट के लिए संघर्ष करना, वो उनके आत्मसम्मान के खिलाफ है। इसलिए उन्होंने कहा कि वो खुद ही अब ये सीट नहीं चाहते हैं, यहां से लड़ना नहीं चाहते हैं। उनके नाम वापसी के बावजूद भी कुछ दिनों तक गतिरोध बना रहा और फिर नामांकन भरने के कुछ दिन पहले ही हेमंत गोडसे का नाम घोषित किया गया। तो अब हेमंत गोडसे और राजा भाऊ वाजे के बीच में मुकाबला है। राजा भाऊ वाजे को लगता है कि उनके जीतने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि उनका मानना है कि हेमंत गोडसे के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी है, लोगों के बीच उनके प्रति नाराजगी है, एक ये फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है किसानों का, कि जिस तरह से हाल में सरकार ने प्याज के निर्यात पर रोक लगाई थी, उससे किसान काफी भड़के हुए हैं। उनका कहना है कि इससे उनका काफी नुकसान हुआ, तो किसानों की नाराजगी का फायदा भी राजा भाऊ वाजे को मिल सकता है। दूसरी तरफ जो मराठा वर्सेस ओबीसी महाराष्ट्र की राजनीति में हुआ है, खास करके मराठा आरक्षण के आंदोलन के बाद में, और जिस वजह से मराठा संगठन नाराज बताए जाते हैं बीजेपी से या फिर कहें महायुति से, जिसकी की सरकार है इस वक्त राज्य की सत्ता में, तो उसका भी फायदा राजा भाऊ वाजे को हो सकता है। दूसरी तरफ हेमंत गोडसे को उम्मीद है कि मोदी ने जो भी काम किया है, जो राम मंदिर बनवाया अयोध्या में और जो डेवलपमेंट के काम किए हैं, उस आधार पर हेमंत गोडसे वापस चुनकर आ सकते हैं। हेमंत गोडसे का कहना है कि वो यहाँ के पुराने चेहरे हैं और लोगों ने उनका काम पसंद किया, इसीलिए 2 बार उन्हें चुनकर दिया है, तो ये इस बार भी वापस हैट्रिक लगा सकते हैं। अच्छा, कहानी में एक ट्विस्ट भी आ गया है। कहानी में ट्विस्ट इसलिए आया है क्योंकि एक धर्मगुरु है शांतिगिरी महाराज, जो वैसे तो औरंगाबाद के रहने वाले हैं लेकिन नासिक लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी मैदान में उतर आए हैं और बतौर निर्दलीय उन्होंने पर्चा भरा है और काफी आक्रामक तरीके से वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और उनको बीजेपी हल्के में इसलिए नहीं ले रही है, महायुति इसलिए हल्के में नहीं ले रही है क्योंकि इन्होंने एक बार पहले भी चुनाव लड़ा था 2009 में औरंगाबाद सीट से, तब इन्होंने करीब 1.5 लाख वोट हासिल किए थे और नासिक इलाके में इनका अच्छा खासा प्रभाव है। ये कई शैक्षणिक संस्थाएं चलाते हैं, सामाजिक संस्थाएं चलाते हैं, डी एडिक्शन सेंटर्स चलाते हैं, नशा मुक्ति के लिए काम करते हैं और काफी सम्मानित व्यक्ति हैं नासिक इलाके में। तो ऐसे में एक डर ये है कि बीजेपी जो हिंदुत्व के नाम पर चुनाव लड़ रही है, कहीं उनके वोट बैंक में ये सेंध न लगा दें। तो इस तरह से ये कहानी में ट्विस्ट भी आ गया है। तो देखते हैं जो कुछ भी होता है। 20 मई को नासिक में मतदान होगा और 4 तारीख को नासिक की जनता ये तय करेगी कि आखिर असली शिवसेना कौन सी है, एकनाथ शिंदे वाली या फिर उद्धव ठाकरे वाली। तो इस जैसी तमाम पॉलिटिकल कमेंट्री के लिए, राजनीतिक हलचल पर नजर बनाए रखने के लिए जुड़े रहें मेरे इस चैनल जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज के साथ में। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो पर आपका क्या कहना है, आपकी अपनी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मुझे इंतजार रहेगा। जय हिंद।